स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो एवरीबॉडी, आज के करंट अफेयर और एमसीक्यू में आपका स्वागत है, जिसमें से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा वह देश है जो कि एक्स खान क्विस्ट 2023 का बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेज़बान है? सो राइट आंसर है मंगोलिया। ठीक है, अगर मंगोलिया को हम डायग्राम से देखें तो देखिए ये मंगोलिया है, इसका कैपिटल उलन बातोर है। इसके अगर हम ऊपर की साइड में देखेंगे तो रसिया है और नीचे देखें तो चाइना है। और ईस्ट कंट्री की बात करें तो जापान है और वेस्ट में कजाकिस्तान है और ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, सो एक्स खान क्वेस्ट 2023 है वह एक बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है जो कि वर्तमान में मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 20 देशों की सैन्य टुकड़ियाँ और पर्यवेक्षकों की भागीदारी शामिल है, तो इसको याद रखना। सेकेंड नंबर है निक्सी का अर्थ क्या है, जिसने हाल ही में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, सो राइट इसका आंसर है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, सो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो निक्सी है ने साल 19 जून को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है, जो कि निक्सी ने अपने विभिन्न व्यावसायिक प्रभागों के माध्यम से देश में एक मजबूत और सर्वव्यापी डिजिटल वातावरण स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया है, जिसने कि इंटरनेट एक्सचेंज .in रजिस्ट्री IRINN और निक्सी CSC डेटा सर्विसेज लिमिटेड शामिल किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवरों के लिए दक्षता फॉर यंग प्रोफेशनल लॉन्च किया है? सो राइट आंसर है कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सो आई गाट कर्मयोगी का प्लेटफॉर्म हाल ही में दक्षता डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर यंग प्रोफेशनल नामक एक संकल्प लॉन्च किया है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य शिक्षार्थियों को उन विषयों पर आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराना जिनका कि कार्यात्मक, डोमेन विशिष्ट और व्यवहारिक क्षमताओं को बढ़ाना, जो कि उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हो। आई गॉट मीन्स होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किस संस्था ने उच्च समुद्रों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सी को अपनाया है? सो राइट आंसर है UN। ठीक है, सो उच्च समुद्रों की रक्षा के लिए दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि 19 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई है। यह दूरस्थ परिस्थिति तंत्र की रक्षा करने में मदद करेगी, जो कि मानवता के अस्तित्व को महत्वपूर्ण है, जिसके लिए बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शंस यानी BBNJ पर संधि के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रस्तावित गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन करने की आवश्यकता पर फोकस करता है। ठीक है, अगर हम BBNJ ट्रीटी की बात करें ना, तो जिसे उच्च समुद्री संधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो BBNJ भी आ सकता है, तो इसको याद रखना कि BBNJ ट्रीटी क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर पे। उस पौधे का नाम क्या है जो कि किसी दूसरे पेड़ पर उगता है और मेज़बान पौधे से नमी और पोषक तत्व नहीं लेता है? ठीक है, सो राइट आंसर है एपीफाइट। ठीक है, इसका नाम याद रखना। ठीक है, सो जो एपीफाइट्स है किसी अन्य पौधे पेड़ पर केवल शारीरिक सहायता के लिए उगता है, हवा, बारिश, पानी और या उसके आसपास जमा होने वाले मलबे से नमी और पोषक तत्व ले लेता है, न कि मेज़बान से। ठीक है, यानी कि जिस वृक्ष पर यह उगना शुरू करता है, ठीक है, उसी की बातें की जा रहा है कि उससे वह हवा, बारिश, पानी और आसपास से जमा होने वाले मलबे से नमी और पोषक तत्व ले लेता है, न कि जिस पे वह स्थापित होता है वहाँ से वह अपने पोषक तत्वों को उठाता है। ठीक है, वनों की कटाई के कारण दार्जिलिंग पहाड़ियों में एपीफाइट आर्किड का अस्तित्व खतरे में है। यह अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट एडिटोरियल है उड़ीसा का अबाधा योजना क्या है, अबाधा योजना, ठीक है। सो देखिए पहले देख लेते हैं कि जो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक हैं, जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं, और कैपिटल यहाँ का भुवनेश्वर है, ठीक है। तो जो उड़ीसा कैबिनेट है हाल ही में अबाधा योजना के लिए कुल लागत परिव्यय में उल्लेखनीय लगभग 1000 करोड़ की वृद्धि की मंजूरी दी है। इस योजना का प्राथमिक फोकस क्या है, पुरी पे, ठीक है, जो कि अपने शानदार भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 4224.22 करोड़ की वर्तमान कुल लागत परिव्यय के साथ अबाधा योजना भारत के धार्मिक स्थान के विकास के लिए सबसे बड़ी राज्य प्रायोजित परियोजनाओं में से एक हो चुकी है, ठीक है। अबाधा योजना की अगर परियोजनाओं की बात करें तो जो अबाधा है यानी ऑगमेंटेशंस बेसिक एमिनिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर योजना में पुरी के परिदृश्य को बदलने उसके उद्देश्य से विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल है। अबाधा योजना में शामिल कुछ पहलों में एक विरासत सुरक्षा क्षेत्र का निर्माण, श्री सेतु परियोजना का कार्यान्वयन, मूसा नदी के लिए पुनरुद्धार योजना, जगन्नाथ वल्लभ तीर्थ केंद्र की स्थापना, आवास परियोजनाएं, पूरी झील संवर्धन शामिल। ये पहल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, पर्यटन अनुभव को बढ़ाने और निवासियों को तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है, ठीक है। अगर अबाधा की बात करें तो अबाधा योजना एक व्यापक कार्यान्वयन योजना के साथ 2017-18 से 24-25 तक फैली हुई है। विस्तारित अवधि परियोजनाओं के उचित निष्पादन की अनुमति देती है और यह सुनिश्चित करती है कि पूरी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो और बुनियादी सुविधाओं में सुधार और शहर की समृद्धि विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा की गई व्यापक समीक्षा से स्पष्ट होता है, ठीक है। अगर सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, उड़ीसा कैबिनेट ने संविधान में साओरा भाषा, याद रखना साओरा भाषा को शामिल करने की भी सिफारिश की है। इस कदम का उद्देश्य साओरा भाषी स्वदेशी लोगों की जनजातीय बोली है जो कि संस्कृति को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और प्रचारित करना है, ठीक है। तो अगर ये आ जाता ना कि साओरा भाषा क्या है तो याद रखना कि यह उड़ीसा से जुड़ा हुआ एक जनजातीय भाषा है और संस्कृति के बचाव के लिए इसको शामिल करने की बात संविधान में की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ठीक है। ये मैंने पिछले डे में प्रॉपर तरीके से करा दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसको सम्मिलित करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका इंडिविजुअल अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो बैक डे में जा करके आप जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 देख सकते हैं चैनल पे, अदरवाइज़ यहाँ पे भी हम कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, इसको पब्लिश कौन करता है, तो ये WEF करता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उद्देश्य क्या है इकोनॉमिक फोरम का, विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिए एक मंच के रूप में यह कार्य करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना जनवरी 1971 यानी 1971 में किया गया था, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा गैप जेंडर रिपोर्ट 2023 लैंगिक समानता हासिल करने में भारत की प्रगति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। अगर भारत की रैंकिंग की प्रगति की बात करें तो इस जेंडर गैप में 146 देशों में से भारत का स्थान 127 आया है। तो याद रखना कि भारत का जो पोजीशन है, जो रैंक है 127 है 2023 में आउट ऑफ 146, ठीक है, जो कि एक सुधार को दिखाता है और पिछले वर्ष से 8 जो स्थान है उसमें सुधार हुआ है, ठीक है। जेंडर गैप को खत्म करने की अगर बात करें तो भारत ने समग्र लिंग अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो कि 64.3% अंतर को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि भारत जो है वह 64.3% असमानता को समाप्त किया है जेंडर इक्वलिटी में। हालांकि आर्थिक भागीदारी और अवसर में महिलाओं के सशक्त बनाना अभी बाकी है, क्योंकि लगभग इसमें सिर्फ 25% ही अभी सुधार हो पाया है,
ठीक है। 25% महिलाओं का ही अभी भागीदारी हो पाया है राजनीतिक रूप से, और आर्थिक रूप से तो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा कि अभी हम लैंगिक असमानता में 64.3% का सुधार कर पाए हैं, लेकिन अभी आर्थिक भागीदारी, ठीक है, और अवसर में महिलाओं को सशक्त बनाने में सुधार अभी बाकी है। ठीक है। लैंगिक समानता सूचकांक के अग्रणी की बात करें अगर, तो आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष विश्व स्तर पर सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। विशेष रूप से लैंगिक समानता में उल्लेखनीय प्रगति किया है। लगभग 90% इसने असमानताओं को खत्म कर दिया है। 90% इसने अचीव किया है अपने टारगेट को, किसमें? लैंगिक असमानता को खत्म करने में। तो पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड। याद रखना कि फर्स्ट पोजीशन इसमें आइसलैंड की है। ठीक है। राजनीतिक अधिकारिता की अगर बात करें तो भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण में 20.3% की समानता हासिल की है। सॉरी 25.3, ये याद रखिएगा। ठीक है, 25.3% की समानता हासिल किया है, जिसमें कि 15.1% सांसद जो हैं वो प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि आज के समय में भारत में जो राजनीतिक सशक्तिकरण है उसमें 25.3% समानता हासिल कर पाया है भारत। ठीक है। जिसमें से 15.1% जो टोटल पॉलिटिकल पर्सन हैं, सांसद हैं, उसमें से 15.1% जो सांसद हैं वो प्रतिनिधित्व उसकी महिलाएं कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक स्थानीय शासन प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है? एक सराहनीय उपलब्धि यह है कि भारत सहित 18 देशों ने स्थानीय शासन में महिलाओं का 40% से अधिक प्रतिनिधित्व हासिल किया है। यह स्थानीय समुदायों और शासन प्रणालियों को आकार देने में महिलाओं की भूमिकाओं और योगदान को बढ़ती मान्यता को उजागर करता है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार। सो क्या है? भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में 1.3% की वृद्धि के साथ सुधार देखा गया है। यह विकास इस मुद्दे को संबोधित करने और जन्म में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के वर्षों के प्रयासों के बाद प्रगति का प्रतीक है। अगर हम दक्षिणी एशिया में लैंगिक समानता की बात करें तो भारत सहित दक्षिणी एशिया में 63.4% की लैंगिक समानता हासिल की है, जो कि लैंगिक समानता के मामले में इस दूसरे सबसे निचले क्षेत्र के रूप में स्थान देता है। इसके बावजूद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे अधिक आबादी वाले देशों द्वारा की गई प्रगति के बदौलत इस क्षेत्र ने पिछले संस्करण की तुलना में 1.1% जो पॉइंट है का सकारात्मक बदलाव देखा गया है। ठीक है। तो इसको आप याद रखना। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, तो आप इसको बेहतर तरीके से एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना ताकि एग्जाम में आप इसके कंटेंट को रिकॉल कर पाओ। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है। तो देखिए इसकी स्थापना किसने किया था? तो पियरे डी कुबर्टीन और डिमित्रियोस विकेलस ने इसका स्थापना किया था। ठीक है। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी, इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की अगर पहली बार 1948 में मनाया गया था। ठीक है। 1948 में कुल 9 देशों ने अपने अपने देशों में इस दिन को मनाया था, लेकिन आज के समय में ओलंपियनों ने जिस ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है, इसके चलते यह अब एक उत्सव वैश्विक बन चुका है। ठीक है। उम्र, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बावजूद दुनिया भर में राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इस दिन रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करती हैं, जो कि 3 स्तंभों मूल, लर्न एंड डिस्कवर पर आधारित है। ठीक है। 2020 का ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वह जुलाई 2020 में आयोजित किए जाने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह दूसरी बार है जब जापान ओलंपिक की मेज़बानी की थी, और इसमें पहले जापान ने 1964 में ओलंपिक की मेज़बानी की थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के
लॉसेन में है और इसकी स्थापना पियरे डी कुबर्टीन और डिमित्रियोस विकेलस द्वारा 23 जून 1894 में किया गया था। तो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आपको ये कंटेंट, ये सेगमेंट एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे। इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।